Hello class 10 students, welcome to today's online class. We are going through chapter 12 electricity and our today's topic is heating effect of current. So let's start with this topic. In our previous class we understood what is power, electric power and what is electrical energy. We derived a formula for it. We did some numerical also. So now we are going through heating effect of current. We'll understand today what is heating effect of current first of all. When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produce heat. हमने देखा है कि जब भी किसी भी वायर से करंट फ्लो होगा तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, वो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस जरूर करता है, वो थोड़ा गर्म जरूर हो जाता है। और अगर उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो वो ज्यादा जल्दी हीट होगा, उसमें बहुत जल्दी हीट पैदा होने लगेगा। इट मीन्स दैट देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द रेजिस्टेंस। और ये भी हमने देखा है कि जितनी देर तक हम किसी अप्लायंस को ऑन रखते हैं उतना ज्यादा वो हीट होते जाता है। इट मीन्स देयर इज ऑल्सो सम रिलेशन बिटवीन टाइम फॉर विच इट इज ऑन, या फिर कितने समय तक उसमें से करंट बहा। तो ये तो बात समझ में आ गई कि करंट के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट पैदा होगा और इसी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। And heating effect of current is obtained by transformation of electrical energy into heat energy। यानी कि यहाँ पे समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी एंड हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो व्हाट विल हैपन, जब किसी वायर से करंट बहा, करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ऐसा हो क्यों रहा था, इसके बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, हेंस वर्क मस्ट बी डन टू कीप द करंट फ्लो कंटिन्यूअसली। अगर इसके बारे में अंदर में जाने हम, तो होता क्या है कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं। एक एक कंडक्टर को ले लेता हूं, मैंने इसके अक्रॉस बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो हो रहा, या बोलूं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होते हैं, ये चार्ज जब इसके अंदर से फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर के अंदर से, तो इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। ये रुकावट क्या कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर के पॉजिट्रॉन, यानी कि जो आयंस जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, जो फ्लो होने लगा, चार्ज चार्ज बन गया, तो वो क्या करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन उनसे लड़ते भिड़ते आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि करंट को वर्क करना पड़ रहा है, करंट को यहाँ पर वर्क डन करना पड़ रहा है ताकि वो आगे बढ़ सके। और इस वर्क करते समय क्या हो रहा है, इस वर्क करते समय सम हीट इज प्रोड्यूस्ड। जो हीट पैदा हो रही है वो इस रेजिस्टेंस के कारण ही पैदा हो रही है। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा हीट पैदा होगा। इसके बारे में एक डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमने अभी जाना कि वर्क मस्ट बी डन टू कीप द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंटिन्यूअसली। वर्क करना पड़ेगा हमें ताकि करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो पाए। कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे, यहाँ बैटरी वर्क कर रही है, जो बैटरी कनेक्टेड है उसी का काम है करंट को लगातार फ्लो करते रहना। तो बैटरी कितना वर्क कर रही है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। याद है वाली बात, हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में ही पढ़ा था, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वहां से वर्क डन कितना हो गया, V इंटू क्यू। अरे V इज इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन क्यू था, तो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था तो सेकंड वीडियो था ये हमारा, उसे जरूर देखना, इस चैप्टर का। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब देखिए यहाँ पे है क्या, वर्क डब्ल्यू डी है, वर्क डन जूल्स में, यूनिट है जूल। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन कंडक्टर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, Q इज द चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक, अब हमको मालूम है ओम्स लॉ से, हमको मालूम है कि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू आर, और करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी।
करंट था, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो गया। अरे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, ये दो बात मालूम है, तो हम V और I की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, हम V की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, और सॉरी Q की वैल्यू रख देते हैं। तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, इससे हमको WD वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन जो कि आएगा हमारा, आगे आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू था, जिसमें से V की वैल्यू हो गई आई इंटू आर और Q की वैल्यू हो गई आई इंटू टी। तो वर्क डन हो गया आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी हमारा वर्क डन हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हमारा वर्क डन हो जाएगा। हाँ, अब देखो, अज्यूमिंग ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क डन और ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब इसके बारे में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना वर्क डन हो रहा है उतना ही एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा। अरे पुरानी बात है, पुरानी बात है, पहले भी देखे थे, जितना वर्क डन हो रहा है उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमने ये बात मान लिया कि जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, जितना भी एनर्जी कंज्यूम हुआ, मान लेते हैं कि वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो गया। सर ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा, मगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस हाई है, उस रेजिस्टेंस का काम सिर्फ और सिर्फ हीट पैदा करना है, सिर्फ और सिर्फ हीट पैदा करना है। अभी ये समझ में आएगा, अभी ये समझ में आएगा। तो देखो, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो मैं इसको अब हीट एनर्जी के फॉर्म में लिख देता हूँ, एनर्जी, तो हीट एनर्जी समझ लेता हूँ इसको पूरा। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, हीट एनर्जी को मान लो मैं H से डिनोट कर रहा हूँ, H से डिनोट कर रहा हूँ, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यानी कि हीट कहता कितना, हीट कितना, हीट एनर्जी कितना वहां पे जनरेट हुआ, जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हुआ टी टाइम के लिए, मान लो 10 सेकंड 20 सेकंड कुछ भी हो सकता है, और आई करंट फ्लो हुआ, तो उसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जिसमें से एच है हीट एनर्जी, आई है करंट, उसका स्क्वायर होगा, आर है रेजिस्टेंस, और टी है टाइम। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया आज के लिए, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड डिराइव अ फॉर्मूला फॉर इट, तो ये बनती है बात, डिराइव अ फॉर्मूला फॉर इट, तो हम वर्क डन से उसको डिराइव करेंगे, और न्यूमेरिकल पूछ देता है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय द वे, अभी आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, आपने देखा होगा फैन, फैन कुछ समय के लिए हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद 1 घंटा चलाने के बाद जब हम उसको टच करके देखते हैं बंद करके, तो देखते हैं वो थोड़ा सा गर्म हो गया रहता है। ऐसा क्या हुआ? हीट जनरेट हुआ, मगर उसका काम हीट जनरेट करना नहीं था। हीट जनरेट करने का काम होता है इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, इन लोग हीट जनरेट करने का काम है। आप देखना थोड़े समय में वो ज्यादा हीट कर देंगे, क्योंकि वो दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, मगर फैन दूसरा काम कर रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है अपने पंखों को, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, जो भी एनर्जी दे रहा है वो सोचेंगे बाद में, मगर अभी ये बात है, उसका फैन का काम है हीट प्रोड्यूस नहीं करना। इसलिए उसमें जो वायर्स होते हैं, जो कॉइलिंग होती है उसके अंदर की, उसमें लो रेजिस्टेंस होता है। मगर अगर ये रेजिस्टेंस को हाई कर दें, जैसे कि निक्रोम वायर, जो कि हमें मैंगनीन, निक्रोम, ये जो वायर्स हैं स्टैंड, ये सब वायर्स में हम लोग को हाई रेजिस्टेंस मिलता है, और ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई रहता है, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ हीट प्रोवाइड करना है। तो वहां पर हीट प्रोवाइड हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? आई की वैल्यू, करंट कितना फ्लो हो रहा, कितना उसका रेजिस्टेंस है, और कितने समय तक उसको ऑन रखे, हमको वहां से पता चल जाएगा कि हीट एनर्जी कितनी जनरेट हुई। और इसी को हम बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 3 चीजों पे। पहला है स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि आई स्क्वायर, फॉर्मूला से दिख रहा है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी।
ये तीन चीजों पे। तो पहला है आई स्क्वायर, यानी कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट, हीट जो जनरेट हो रहा है। दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा है टाइम फॉर विच द करंट फ्लो इन इट, कितने समय तक करंट फ्लो हो रहा उस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो इससे क्या फॉर्मूला बनता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, याद रहेगा ये। तो यहाँ जो हीट एनर्जी जो है वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। H जो है, H वो एक हीट एनर्जी है और उसका SI यूनिट बनेगा जूल्स, क्योंकि वो एनर्जी है, एनर्जी है रहेगी तो उसका यूनिट जूल्स बनेगा। तो ये रहा हमारा जूल्स हीट एनर्जी का SI यूनिट। So now let us try to solve some numerical, easy numericals comes in this. So पहला क्वेश्चन पूछ रहा है a potential difference of 250 volts, a potential difference of 250 volts is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron. एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 500 ओम का रेजिस्टेंस है। तो कैलकुलेट करो कितना करंट बह रहा होगा उसमें से और बताओ कि कितनी हीट एनर्जी पैदा होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो क्या क्या दिया है, V इज इक्वल टू 250 वोल्ट, R इज इक्वल टू 500 ओम, T समय दे दिया है 10 सेकेंड। पूछता है टू फाइंड I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों चीज पता करिए बोलता है। सबसे पहले करंट पता करते हैं, आसान चीज क्या है, V पता है, R पता है, ओम्स लॉ लगा सकते हैं। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर, जिसमें से I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा। V अपॉन आर हो जाएगा, V की वैल्यू 250 और R की वैल्यू रेजिस्टेंस 500, 250 अपॉन 500 1 अपॉन 2 यानी कि 0.5 एम्पियर। यहाँ पे आएगा 0.5 एम्पियर, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे आएगा 0.5 एम्पियर, एम्पियर, ओके एम्पियर, करंट आएगा एम्पियर में। ओके देन, अब हीट की बात, हीट एनर्जी। अब देखिए हमको आर पता है पहले से, हमको आर पता है पहले से, टी भी पता है पहले से, आई भी पता चल चुका है। हमारा फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर में आई की वैल्यू रख देते हैं 1/2, आर की वैल्यू 500 और टी की वैल्यू 10। सर 0.5 क्यों नहीं रखे, 0.5 रखो या 1/2 सेम मतलब है, ये 1/2 को रखेंगे तो कुछ कैंसिल होगा और हमको मदद करेगा, आसान बनेगा हमारा कैलकुलेशन। तो 1/2 यानी 0.5। आगे बढ़ते हैं, तो अब सॉल्यूशन दिखेगा हमें, h इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, आई का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 500 इंटू 10, 4 1 जा और ये 500 कट कर 125 बन जाएगा, 125 इंटू 10 1250 जूल्स। इतनी एनर्जी, हीट एनर्जी मिलेगी 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड में इतनी हीट एनर्जी पैदा हो जाएगी अगर करंट फ्लो होगा 0.5 एम्पियर का। सो आवर आंसर इज करंट 0.5 एम्पियर, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड H is equal to 1250 जूल्स। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है उसको भी देख लेते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। घबराने की बात नहीं, जो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। गिवन कितना चार्ज, देखो हम यूनिट से समझना है, न्यू यूनिट, कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। Q इज इक्वल टू 96,000 कूलम लिख लेते हैं। T इज इक्वल टू, देखो 1 आवर बोला है, टाइम दिया है 1 आवर का, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा यूनिट है हमारा। तो 1 इंटू 60 इंटू 60, अरे 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट पे 60 सेकंड, तो 1 आवर में कितने सेकंड, 60 इंटू 60 इंटू 1 सेकंड यानी 3600 सेकंड। पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट का बोला है तो V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। टू फाइंड H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, देखते हैं। वी नो डेट, सबसे पहले H की हमारे दिमाग में एक तरफ रखना है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मुझे R नहीं पता है, I नहीं पता है, T बस पता है, यहाँ पे टाइम पता है। तो ऐसा करता हूँ, सबसे पहले तो I निकाल लेता हूँ क्योंकि Q और T दिया है और मुझे मालूम है करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, भूलना नहीं है पिछली बात को। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू है 96,000 और टाइम को हम सेकंड में निकाल लिए 3600। 96,000 अपॉन 3600 हो गया, 0 0 करके 9 काट दिए तो 960 अपॉन 36।
तो आई की वैल्यू आ गई 160/6 कैंसिल करके, या 80/3। देखिए सॉल्व करके देखिएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 26.67 एम्पियर। 80/3 हमारे काम आने वाला है, आगे देखेंगे क्या काम आएगा। ठीक है, करंट की वैल्यू हो गई 26.67 एम्पियर। ओम्स लॉ लगाते, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस भी पता करना है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है और करंट अभी पता कर ली हमने। तो रेजिस्टेंस पता करना है, क्योंकि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आर की वैल्यू नहीं मालूम। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर, जिसमें से R की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आई। V की वैल्यू मालूम है 50 दिया हुआ है, और I की वैल्यू हमने 26.67 निकाले हैं, मगर 80/3 भी उतने के बराबर होता है। 80/3 रखते हैं, कैंसिल होके कुछ मदद देगा। 80/3 डिनोमिनेटर है, उसका भी डिनोमिनेटर है 3, तो 3 न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 50 इंटू 3/80 बन गया। 0 0 कैंसिल, यानी कि 5 इंटू 3/8 यानी कि 15/8। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.87 ओम आएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अब इसमें से अब हीट एनर्जी निकाल सकते हैं। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू अभी अभी निकाले हमने 26.67, रेजिस्टेंस भी निकाल दिए 1.87, और टाइम हमको पहले से दिया था 1 आवर, जो कि सेकंड में होता है 3600। तो अब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में से आई की वैल्यू हो गई 80/3 का स्क्वायर। हाँ, हम यहाँ पे डेसिमल वाला नहीं रखते, डेसिमल में रखोगे ना तो एरर बन जाता है। अपॉन में रखो, 80/3 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 15/8 इंटू 3600। देखो 80/3 का स्क्वायर मतलब 80 इंटू 80 इंटू 15 इंटू 3600 अपॉन 3 इंटू 3 स्क्वायर में था ना, इंटू 8। कैंसिल करते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे कैंसिल होगा। ये 3 को, ये 3 1 जा और ये 5 जा गया 15, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। ठीक, अब ये 3 1 जा गया और ये 3 1200 जा, 1200 मतलब 12 जा और 0 0 लिख दो 3600। ठीक, अब ये 8 1 जा और 80 को 10 जा चलेगा, तो क्या बचा देखो, क्या बचा देखो यहाँ पे, ये 10 जा गया, ये 10 बचा, ये 80 वैसे ही रह गया, ये 5 जा गया 5, और ये 1200 नीचे का पूरा 111 हो गया, कैंसिल हो गया। तो 10 इंटू 80 इंटू 5 इंटू 12 बच रहा है। आगे देखते हैं क्या बनता है सॉल्यूशन। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हमारा निकल रहा है, क्या हो रहा था, 10 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 1200, यानी कि 800, यानी कि वो क्या है, 10 इंटू 80 को 800 बन गया, और 5 इंटू 1200 6000 बन गया। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 48 लाख जूल्स आ रहा है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हमारे, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। क्या किए देखो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, एक डेसिमल और लगाओगे तो 6 10 टू द पावर 6 बन रहा है हटा के, है ना। तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। तो हमारा आंसर बनेगा हीट जनरेटेड विल बी 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। जूल्स में यूनिट रहेगा, ऐसा यूनिट। एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन दिया है, जो असाइनमेंट है आपके लिए आज का। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. रेजिस्टेंस है 20 ओम का, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, तो कितना हीट जनरेट होगा 30 सेकेंड टाइम में, कैलकुलेट करना। हीट जनरेटेड फॉर्मूला भी आपको मालूम है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव गॉन थ्रू टुडे। हमने आज समझा हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। एक्चुअली ये हीट को ही तो हम अपने काम लाने वाले हैं। whenever current flows through it, some work is done। इस बार हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, कभी वो पंखे को घुमाएगा, कभी लाइट जनरेट करेगा, कभी साउंड प्रोड्यूस करे, कोई वाइब्रेशन पैदा करेगा। सो इन द एंड दिस रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डू सम वर्क। दिस रेजिस्टेंस इज provide to convert electrical energy into some useful form of energy for us। तभी तो वो कोई काम आने वाला है, अदरवाइज करंट फ्लो होता और हमको थोड़ा सा झटका मारता, कुछ काम नहीं आता। So this is it for today. We have understood heat energy produced, Joule's law of heating,
एंड फॉर्मूला भी डिराइव किए, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वर्क डन से. सो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए. ट्राई टू डू मोर न्यूमेरिकल एंड ट्राई टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट. ट्राई टू कंप्लीट द notes also. And this is it for today. Keep studying. Have a nice day.